This is Kaveri Kathuria, and once again, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today in this lecture, we are going to discuss functions of money. So let's start it. Functions of money की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम मनी के फंक्शंस को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक कहलाता है आपका प्राइमरी फंक्शन और एक आपका कहा जाता है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है जनरली जिस पर्पस के लिए मनी को इन्वेंट किया गया था वो होते हैं आपके प्राइमरी फंक्शंस. और सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं जो किसी चीज़ के इन्वेंट होने के बाद उसके साथ साथ जो उसके फीचर्स और उसके फंक्शंस जुड़ते रहते हैं, जो उसके ऑक्सिलरीज फंक्शंस होते हैं, वो उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी फंक्शन. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, और फिर अपकमिंग लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जब आपका मनी इन्वेंट हुआ था तो उसका प्राइमरी फंक्शन था मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो कहता है कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी आपको किसी चीज़ को सेल एंड परचेज करना होता है तो उसके लिए हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली हमारा पर्पज़ यही था कि बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया जाए और मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया जाए. तो इसी पॉइंट को ये रिपीट करते हुए कहता है कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था. गुड्स वर एक्सचेंज विद गुड्स. पहले गुड्स को ही गुड्स के साथ हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे. एंड रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस, और उस समय हमें डबल कोइंसिडेंस को देखना होता था. एंड डबल कोइंसिडेंस इज़ नो लॉन्गर लिमिटेशन. लेकिन आपको भी पता है आज के समय में डबल कोइंसिडेंस की समस्या अब नहीं रही है, ये ख़त्म हो चुकी है. तो डबल कोइंसिडेंस इज़ नो लॉन्गर लिमिटेशन. और यही एक इसका प्राइमरी फंक्शन था कि हमने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है यूज़ करना था. इसी के लिए इंट्रोड्यूस इसको किया गया था. राइट. अब मनी की जब हम बात करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा और आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके जनरली वहाँ रहते हैं और जिसके अंदर इनके सिग्निफिकेंस भी आपसे पूछे जाते हैं. तो चलिए एक बार इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं. यस, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सचेंज बिकम मच सिंपलर. अब कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं एक्सचेंज करने की, इट्स मीन कि यहाँ पर हम अब बार्टर सिस्टम की तरह नहीं कर रहे हैं कि आपको डबल कोइंसिडेंस देखना पड़े. अब आपके पास मीडियम आ चुका है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है, तो आपके लिए यहाँ पर सेल करना और परचेज़ करना ये कैसा हो चुका है, बहुत ही कहता है सिंपलर प्रोसेस हो चुका है. तो ईज़िली आप जो आपका मीडियम है उसको यूज़ करके कुछ भी सेल एंड परचेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज बिकम मच सिंपलर. सेकेंड इज़ चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि अब जो प्रोडक्शन है, मतलब किसी भी चीज़ को जो बनाना है वो कैसा हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है. प्रोडक्शन नाउ मोर फॉर द मार्केट. अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाया जाता है मार्केट के लिए और कंजप्शन के लिए कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है. कहने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि जब पहले हम बार्टर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि पहले सारा जो भी प्रोड्यूस किया जाता था पहले वो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा जाता था. इसके बाद जो सरप्लस होता था वो मार्केट में जाकर सेल होता था और उसके लिए भी आपको डबल कोइंसिडेंस को देखना होता था. तो वो एक प्रोसेस था ऐसा जो आपके लिए रिस्की था कि आप जो सामान सरप्लस में अगर कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं तो वो सेल होगा या नहीं होगा. लेकिन अब क्या है, अब आपके पास मीडियम इंट्रोड्यूस हो चुका है तो अब प्रोडक्शन करना बहुत ही ईजी हो गया है, क्योंकि आप जो है मार्केट में कभी भी जाकर उस सामान को सेल कर सकते हैं. नाउ मोर प्रोडक्शन इज़ डन फॉर द मार्केट. ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाया जाता है मार्केट में सेल कर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और लेस फॉर द सेल्फ कंजप्शन. अब सेल्फ कंजप्शन के लिए कम रखा जाता है. तो ये भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज. अब सेल एंड परचेज का एक्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है. मतलब आपको एक ही बार में जब आप कुछ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, एक ही बार में आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है. दोनों चीज़ें, दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप जब सेल कर रहे हैं तब आपको आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई चीज़ सेल परचेज़ भी करनी होगी, और जब आप परचेज़ करें तब आपके लिए सेल करना कोई कंपल्सरी उस समय पर नहीं है. तो ये दोनों एक्ट आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक समय पर एक ही एक्टिविटी कर सकते हैं. सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड
परचेज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके सिग्निफिकेंस में से ही पॉइंट्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इनको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं हम। सेकंड फंक्शन की बात करें तो ये है आपका मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मेज़र ऑफ वैल्यू क्या होता है? देखिए, मेज़र ऑफ वैल्यू मतलब आप किसी चीज़ की वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, नाम से क्लियर है ना, मेज़र ऑफ वैल्यू। और यूनिट ऑफ वैल्यू, अब मेज़रमेंट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो उस समय तो कोई मेज़रमेंट था ही नहीं, मेज़रमेंट बहुत डिफ़िकल्ट था। और यही बात यहाँ लिखी गई है कि मेज़रमेंट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मेज़रमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए जो है इंट्रोडक्शन किया गया था, किसका? मनी का इंट्रोडक्शन किया गया, इन्वेंट की गई। अब जैसे ही मनी को इन्वेंट किया गया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। अब आप क्या है कि अब आपको ये डिफ़िकल्टी फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को डिसाइड करते समय अब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अब इसका जो इन्वेंशन किया गया, जिस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, अगर अब हम बात कर रहे हैं कि इस डिफ़िकल्टी को रिमूव किया जा चुका है, तो इसका डिफ़िकल्टी का रिमूव होना डिपेंड किस पे करता था? सिर्फ मनी के इन्वेंशन पर। अब मनी जब एग्जिस्ट करती है, कॉमनली कोई यूनिट एग्जिस्ट करती है, तो अब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखेंगे अभी ये क्या चीज़ होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप मेजर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। अब ये होता क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब आप इन्फ्लेशन का रेट इकॉनमी में मेज़र करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये होता क्या है और ये क्या चीज़ शो करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जानने में, और होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको हेल्प करता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी में जानने के लिए। अब मनी का इन्वेंशन होना, मनी को इन्वेंट करना, सिर्फ आपको ये नहीं है कि किसी भी चीज़ की आपको वैल्यू बता देगा, उसकी कीमत बताएगा, बल्कि आप उसकी कीमत को जानकर आगे बहुत कुछ इकॉनमी में और भी चीज़ें जान सकते हैं जो आपकी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होती हैं। अब इसी की सिग्निफिकेंस को अगर हम दिमाग में रखें तो अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं कि हमने जब इसको इन्वेंट किया और इसको एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू, जब हमने इसको एज अ यूज़ किया मनी को, तब हमें उसके क्या सिग्निफिकेंस मिले, आइए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। यस, तो यहाँ पर फर्स्ट सिग्निफिकेंस है आपका फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू। किसका कंपेयर कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ डिफरेंट असेट्स। अलग अलग असेट्स की मार्केट वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कहूँ कि आपके पास अगर दो कार हैं, ठीक है, एक ये कार है और एक सेकंड नंबर पे भी एक और कार है। फर्स्ट कार की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 15 लाख रुपीज़ है, और सेकंड कार की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप बताते हैं कि इसकी वैल्यू 30 लाख रुपीज़ है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं कि दोनों की अलग अलग वैल्यू है, मार्केट वैल्यू अलग अलग है। और ये कंपेरिजन करना किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मनी इन्वेंट करने की वजह से पॉसिबल हुआ ना, जब आप उसको उसकी मेज़रमेंट कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू को मेज़र कर पा रहे हैं। तो इसी फंक्शन के बारे में कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को उसकी यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट में अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, मार्केट वैल्यू, जब हमने कोई भी चीज़ हमने क्या करनी है, सेल करनी है या कुछ भी हमने परचेज़ करना है, तो हमें उस चीज़ की क्या होती है? मार्केट वैल्यू जाननी होती है, हम उसकी मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं। अब सेल एंड परचेज जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है जब से मनी का इन्वेंशन किया गया। अब मनी का इन्वेंशन होने की वजह से एक्सपेंड हुई है मार्केट। एक्सपेंड क्या हो गई? मार्केट एक्सपेंड होती है। और जैसे ही मार्केट एक्सपेंड हुई है तो यहाँ पर देखिएगा, जब आपको पता है कि सेल एंड परचेज़ की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, और इकॉनमी में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको पता है कि इकॉनमी क्या करती है? इकॉनमी ग्रो करती है, और इकॉनमी का ग्रो करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। और कहते हैं कि इकॉनमी का ग्रो होना पॉसिबल हो पाया है, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ आपका मनी का इंट्रोड्यूस होना और मनी का यूज़ करना एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, इसको मेज़र कर पाना। जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र कर पा रहे हैं तो वो आपकी इकॉनमी में भी ग्रो करने में, आपकी इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है।
तो सिंपल सा पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आप डिफरेंट असेट्स की मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर पा रहे हैं। और जब से हमने इसको मेज़रमेंट करना स्टार्ट किया है यूनिट्स का, तो आपका सेल एंड परचेज इंक्रीज़ हुआ है और इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से इकॉनमी ग्रो करती है। और सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इकॉनमी ग्रो करती है तो आपके लिए क्या है, और ज़्यादा आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो जाती है चीज़ें। इकॉनमी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब मनी की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस चीज़ को एक वैल्यू में तो लाना होगा, और इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आप उसको मेज़र कर पा रहे हैं, तो नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर इजी हो गया है किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को असेस करना। तो इजी टू असेस द परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। आप इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को इजीली असेस कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से कहता है कि अब आप नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन जब तक मनी का इन्वेंशन नहीं किया गया था उस समय हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। कहने का पर्पज़ ये है कि जब आपका बार्टर सिस्टम चलता था, राइट, बार्टर सिस्टम के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता था। तो जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है तब से ही हमने क्या किया है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। तो ये आपके सिग्निफिकेंस है जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्राइमरी फंक्शंस ध्यान रखने हैं। बेसिकली दो ही प्राइमरी फंक्शन हैं आपके। आपका फर्स्ट अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो आपका होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड फंक्शन इसका है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब MCQ में क्या होता है कि आपको ना एक क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो अब बहुत से फंक्शंस होंगे, उसके अंदर से आपको चूज़ करने होंगे। तो ये दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो आपके प्राइमरी फंक्शन हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फंक्शन दिखाई दे तो वो आपके सारे के सारे कैसे हैं, सेकेंडरी फंक्शन है, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए आप इन्हें अपनी बुक में से रीड कीजिए, टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, और बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।